Hello everyone, welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to discuss about various methods of training. There are basically two categories in which we can classify the methods of training: on-the-job methods and off-the-job training methods. And this video will cover on-the-job training methods. Before starting the on-the-job training methods, we will discuss what is training and what are the inputs required for preparing a training program for the employees. Because training is one of the important functions of human resource department, and it is very important to install a effective training program for the employees. So that's why it is very important कि ऑर्गेनाइजेशन को पता हो कि किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है एम्प्लॉयज के लिए और उस प्रोग्राम में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज एंड टीचिंग द एम्प्लॉयज रिलेटेड टू देयर करंट जॉब. वो जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, जो उनकी जॉब है उसी में उनकी स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेनिंग. Training and development involves learning new skills, knowledge, improving their abilities, adding on their experience, या जो भी टेक्निकल काम वो कर रहे हैं उसको और बेटर तरीके से वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसको ट्रेन करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. ट्रेनिंग की मदद से एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है, एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है, उसी काम को करने में जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर उसी में अगर उनको एक्सेल करना है, उनको बेटर परफॉर्म करना है, उसमें हेल्प करेगा उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर हम उनकी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं. ट्रेनिंग इज यूजफुल फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एम्प्लॉयर्स, बिकॉज एम्प्लॉयज़ की अगर इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयज़ की अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, then it will leads to increase in the efficiency of organization as well. ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और एम्प्लॉयज़ जितने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, जितने ज़्यादा ट्रेन होंगे, उतने ही बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम, अच्छा एक डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम टू टाइम जो है वो कंडक्ट करते रहें. जिस स्टेज पे भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, बिकॉज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो हम उनको दे सकते हैं, तो जहाँ पे भी जिस स्टेज पे जिस टाइप की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उनको वो प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ट्रेनिंग रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक सिस्टम वेयर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस इज गिवन and employees are taught various methods related to the technicalities of their current job, कि वो अपने करंट जॉब में यूज होने वाली टेक्निक्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, किस तरह से वो उसी चीज़ को बेटर तरीके से, बेटर एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, और उसमें जो भी एडवांसमेंट हुई है, जो भी अपडेशन हुई है, उसमें हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है वो एक डालने की कोशिश करते हैं. So before discussing various methods, let's discuss what are the various inputs which are required to put in the training and development program by the organization. कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या इनपुट्स डालने हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हम पहले वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इनपुट रिक्वायर्ड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज स्किल्स. Training imparts skills to the employees regarding how they use the machines, how they can handle the machines with less damage, with less repairs and with more efficiency. ट्रेनिंग की मदद से हम एम्प्लॉयज़ को बेसिक स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं, जिनसे कि वो हमारी मशीनरी, हमारे इक्विपमेंट्स को बेटर तरीके से यूज़ कर पाएँ, सो दैट देयर कैन बी लेस डैमेज, देयर कैन बी लेस कॉस्ट. जो फेलियर्स जो इनकर हो रहे हैं उन मशीन्स को हैंडल करने में, वो कम से कम हो. जो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स हैं, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, वो कम हो सके. दैट्स वाई वी प्रोवाइड देम द बेसिक स्किल्स टू ऑपरेट दोज मशीन्स. स्पेशली जिस ऑर्गेनाइजेशन में हजार्डस मशीन्स या ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स यूज़ हो रही हैं, उसको यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो एक मस्ट है. उसमें उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको वो मशीन्स यूज़ करनी नहीं आती हैं. अगर वो अपने हिसाब से यूज़ करेंगे तो डैमेजेस के चांसेस, एक्सीडेंट के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे. सो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें उनको टेक्निकल जो भी मशीन्स यूज़ करनी है उसको यूज़ करने के बेसिक स्किल्स, एडवांस्ड स्किल्स, वो सब उसमें इंक्लूडेड हो. Along with basic skills, there are motor skills involving physical movements of employees, and there are also interpersonal skills
जो कि उनको ये सिखाएंगे कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में अपने कलीग्स के साथ या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने सुपीरियर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करने हैं। सो स्किल्स मीन्स ऑपरेशन से रिलेटेड बेसिक स्किल्स, उनकी मूवमेंट से रिलेटेड मोटर स्किल्स एंड अदर स्किल्स जैसे कि सुपरवाइजरी, मैनेजरियल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, जो भी उनकी जॉब को करने के लिए रिक्वायर्ड है, जो भी उनकी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, वो एक सूटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है हमें इंक्लूड करने हैं। Next input which is required in training program is that education. Education is usually related to the theoretical part. Theoretical जो knowledge हम अपने students को या अपने employees को provide करते हैं regarding the environment, regarding the knowledge जो भी उनको काम आएगी अपनी मशीनरी को यूज करने में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एक्सेल करने में, उस तरह की एजुकेशन में जितना भी theoretical part है वो भी आपको इंक्लूड करना है। This type of input can be given to the employees in the form of lectures, classrooms, conferences, seminars, workshops. ये सब classes conduct करके हम उनको education provide यानी कि theoretical जो part होता है वो हम सिखाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिकली चीज़ें हम तभी कर पाएंगे अगर उसका हमें बेस जो है, उसकी जो थियोरी है वो हमें पता हो। सो एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एजुकेशन वाला पार्ट यानी कि थ्योरेटिकल बेसिक जो नॉलेज रिक्वायर्ड है फॉर परफॉर्मिंग दैट स्किल्स, उसका थियोरी पार्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट इनपुट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज लेस स्किल ओरिएंटेड, मोर ऑन नॉलेज बेस्ड, यानी कि डेवलपमेंट में हमने स्किल्स के ऊपर नहीं, नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। वट एवर द नॉलेज रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड मैनेजर, अ गुड वर्कर और गुड सुपरवाइजर, जो भी उनको स्किल्स के अलावा चीज़ें ज़रूरत हैं वो उनको सिखाई जाती हैं, बिकॉज ट्रेनिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू करंट जॉब ओनली, बट डेवलपमेंट हैज़ द वाइडर स्कोप। इट फोकसेस ऑन द करियर, इट फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सो एक एम्प्लॉय की ग्रोथ जो है वो हर एस्पेक्ट में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सुपरवाइजरी, इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इन सब में भी उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए जिसमें उनकी ये वाली स्किल्स, ये वाली नॉलेज भी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट इनपुट इज एथिक्स। A good training program or good development program must contain education regarding ethics. Ethics means deciding what is good or what is wrong, और हमें उसमें से सही चीज़ जो है वो चूज करनी है। So एक good training program में ethical orientation से related भी knowledge होनी चाहिए। We have to train our employees to do the every job ethically, कि आपको कोई भी जो काम करना है वो ethically करना है, whether it is related to production, whether it is related to marketing। आप कोई भी प्रैक्टिस फॉलो करोगे एज अ मैनेजर, एज अ वर्कर, आपको वो एथिकली करनी है। दैट मीन्स यू हैव टू चूज गुड प्रैक्टिसेस, यू हैव टू चूज राइट प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, कि आपको सही चीज़ें करनी है। एक ही चीज़ को करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमें उनको वो ऑल्टरनेटिव्स तो सिखाने ही हैं, बट हमें उनको एथिक्स भी सिखाने हैं कि उन ऑल्टरनेटिव्स में से आपको वही ऑल्टरनेटिव या वही ऑप्शन चूज करना है जो एथिकली राइट हो, जिसमें आप किसी का नुकसान ना कर रहे हो। And there is no doubt that this type of education or this type of training is ignored in all types of organization, कि organization खुद ही ethics को इतनी importance नहीं देती हैं, तो वो अगर खुद unethical practices follow करेंगी तो उनके employees भी आगे same चीज़ करेंगे। So that's why good training program में ethical orientation से related भी पार्ट होना चाहिए ताकि उनको ethics के बारे में proper knowledge मिल सके। Next input required in good training program is that attitudinal changes, यानी कि change in the attitude of the employees. A good training program must ensure that there is a change in the attitude of the employees. Their negative attitude towards the organization must be converted into the positive side, क्योंकि उनकी एटीट्यूड से ही उनका बिहेवियर जो है वो डिफाइंड होगा, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल। एटीट्यूड मीन्स देयर बिलीव्स, देयर सेटिस्फेक्शन, देयर वैल्यूज। तो अगर वो उनका एटीट्यूड चेंज होगा, दैट मीन्स कि उनकी एफिशिएंसी या वो बेटर तरीके से, मोटिवेटेड वे से या बेटर हाई मोरल से काम कर पाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम विच फोकसेस ऑन देयर पॉजिटिव एटीट्यूड, विच इम्प्रूव द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी की फीलिंग, ट्रस्ट की फीलिंग जो है उनमें डेवलप हो सके। इस पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को फोकस करना चाहिए।
and the last one is decision making and problem solving skills. These are the basic skills required for becoming a good manager. So any training which is suitable for a manager, उसमें ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो अच्छे डिसीजंस ले सके विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स, कि वो प्रिंसिपल्स की मदद से, टेक्निक्स की मदद से अच्छे डिसीजंस ले पाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी जो है वो बेटर हो पाए. सो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू ऑर्गेनाइज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम विच फोकसेस ऑन दीज स्किल्स, यानी कि इस तरह के प्रोग्राम्स आप कंडक्ट करो जिनमें उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस लगाएं, उनमें केस स्टडीज उनको सॉल्व करने के लिए दी जाएं, जिससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाए, साइंटिफिक तरीके से डिसीजंस ले पाए. इन स्किल्स के ऊपर फोकस एक ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए. So these are the various inputs, or these are the various factors on which organization have to focus while giving training to the employees. Now we discuss on the job training methods. What are the various methods which can impart training to the employees while doing the job? On the job training means giving training to the employees while doing their current job. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में रह के ही, जॉब प्लेस पे रह के ही आप जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ इम्पार्टिंग स्किल्स, of acquiring new competencies and improving the abilities of the employees, because in this method employees are trained at the actual workplace. Rather than giving lectures in the classroom, rather than giving them notes or presentations, they experience, they work at the actual environment, और उसी machines के ऊपर या उसी environment में वो काम करते हैं, सीखते हैं, जहाँ पे उनको actually काम करना है in future. On the job training method usually related to learning the skills required for performing a job. It is related to the practical part. Theoretical knowledge जो है वो हमने स्कूल कॉलेज में ऑलरेडी ग्रैब कर ली होगी. नाउ वी नीडेड अ प्रैक्टिकल अप्रोच, तो उसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं वो बहुत ही सूटेबल रहते हैं, क्योंकि उनको रियल एनवायरनमेंट में, एक्चुअल वर्क प्लेस पे काम सिखाया जाता है. And there is always a supervisor, there is always a superior जो उनको टाइम टू टाइम गाइड और इंस्ट्रक्ट करता रहता है और टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करता है दैट हाउ दे आर डूइंग और हाउ देयर ट्रेनिंग गोज, कि वो ट्रेनिंग कैसी चल रही है उनकी, वो ट्रेनिंग में कितना सीख रहे हैं, हमने कितना सीख लिया है, वो उसके बारे में फीडबैक साथ के साथ ही उनको प्रोवाइड करते रहते हैं. There are many advantages or merits of giving on the job training. First advantage is simplified learning. Simplified learning means employees learn their skills, learn new knowledge by just following their seniors. वो एक सीनियर या सुपरवाइजर के अंडर ट्रेन हो रहे हैं, they just have to follow the senior, they have seen कि उनका सीनियर कैसे काम करता है और उसको जस्ट उनको फॉलो करना है. तो इट इज़ अ सिंप्लीफाइड मैनर. वो वर्किंग एनवायरनमेंट जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स एक ऑलरेडी पर्सन सॉल्व कर रहा है, हमें सिर्फ उसको देख के सीखना है, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है, उसकी शैडो के अंदर रह के हमने काम सीखना है. तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है. देयर इज़ ओनली 1 or 2 persons वी हैव टू फॉलो, एंड अकॉर्डिंगली वी ट्रेन्ड आवरसेल्व्स टू वर्क इन दैट सिचुएशन. हम ये सीख पाते हैं कि इसी सिचुएशन में अगर मैं होऊंगा या इसी सिचुएशन को मेरे सीनियर ने कैसे हैंडल करा है और मुझे भी उस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है, प्लस मैं अपने अकॉर्डिंगली उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ, पर्सनलाइज तरीके से उसमें क्या ऐड कर सकता हूँ वो हम चीज़ें ऐड कर लेते हैं. सिंप्लीफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है फॉर एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एम्प्लॉयर्स, बिकॉज एम्प्लॉयर्स डोंट हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू एम्प्लॉयज़. उनको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कोई क्लासेस लेक्चर्स नहीं लगाने हैं. वो जो अपनी रूटीन जॉब्स कर रहे हैं वो उसी में ही काम करते करते उनको काम सिखाते रहते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज इज कॉस्ट एफिशिएंसी. Cost efficiency is one of the important advantage to the organization because of on-the-job training. Because hiring a new employee is costlier than training an existing employee. And training an existing employee from outside resources or hiring an external instructor is much expensive as compared to the internal training programs. कि आप नया एम्प्लॉय रखोगे, नए एम्प्लॉय को पहले रखोगे, फिर उसको ट्रेन करोगे, उसमें जो एक्सपेंसेस है वो आपके सेव हो जाएंगे. देन आपको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करने के लिए अगर बाहर भेजना पड़ेगा और अगर एक्सटर्नल इंस्ट्रक्टर्स हायर करने पड़ेंगे वो भी बहुत कॉस्टली हो जाता है.
इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं वो बहुत सूटेबल और कॉस्ट एफिशिएंसी रहते हैं, बिकॉज इंटरनल इन्वायरमेंट में ही या जो रूटीन फंक्शनिंग चल रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी में ही हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर लेते हैं. वी डोंट नीड एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट नीड एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्टर्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज. जो हमारे ऑलरेडी मैनेजर्स, हमारे जो एक्सपीरियंस स्टाफ है, वही हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रेन कर देते हैं. So that's why internal or on the job training methods are economical methods, because it is cheaper than other sources of recruitment or other sources of training. Next advantage is quicker learning. Employees with the help of on the job training get chances of applying their theoretical knowledge into the practical situations daily. डेली वो अपने सीनियर्स को सिचुएशंस हैंडल या प्रॉब्लम्स हैंडल करते देखते हैं, एंड दे गेट चांसेस ऑफ इम्प्लाइंग देयर थ्योरेटिकल नॉलेज इन दीज सिचुएशंस. उनको सिर्फ अपने सीनियर्स को देखना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो उन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट अभी तक लर्न करा है उसको अप्लाई करना है. तो डे बाय डे वो उस चीज़ में बेटर होते जाते हैं, क्योंकि एवरी डे दे फेस डिफरेंट सिचुएशंस, एवरी डे दे हैंडल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कि एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या किस तरह से काम होता है, वो उसी में ही सीख रहे हैं, इसलिए वो जल्दी सीख पाते हैं. क्योंकि अगर दूसरे मेथड्स होंगे तो पहले उनको एक थ्योरेटिकल पार्ट सिखाया जाएगा, पहले उनको एक फेक एनवायरनमेंट में काम सिखाया जाएगा और उसके बाद वो एक एक्चुअल एनवायरनमेंट में आएंगे, एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो इसमें टाइम लग जाता है. लेकिन यहाँ पे वो उसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको फ्यूचर में काम करना है, सो इट विल हेल्प देम इन लर्निंग क्विकली. Next advantage is systematic approach. In these type of training, usually एक प्रोसीजर फॉलो होता है, यूजली एक सिस्टम जो है हम बनाते हैं, दैट एवरी डे दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग और दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी हैव टू गिव टू द एम्प्लॉयज. और वो प्रोजेक्ट्स वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरे करते हैं, उनको हम टारगेट्स देते हैं और टारगेट्स का फीडबैक प्रोवाइड करते हैं. वो टारगेट्स इवेंचुअली हम इंक्रीज करते हैं. एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. ऐसा नहीं होता कि रैंडमली किसी भी एम्प्लॉय को बुला लिया और उसको कोई काम सिखा दिया, नहीं. एवरी डे उनको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है. एवरी डे ईच पीस ऑफ नॉलेज जो है वो उनके एक्सपीरियंस में ऐड की जाती है और सिस्टमैटिक तरीके से वो इस एक्सपीरियंस को और ट्रेनिंग को जो है वो लर्न करते हैं. एंड द लास्ट वन इज इंस्टेंट फीडबैक. बिकॉज हम उसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और उन्हीं एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं सुपीरियर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनके साथ हमें फ्यूचर में काम करना है. तो वो हमारी परफॉर्मेंस को साथ के साथ ही जज करते रहते हैं, साथ के साथ ही हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल और यू कैन से हमें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि वेयर वी आर डूइंग मिस्टेक्स, वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड, व्हाट आर आवर वीकनेस, व्हाट आर आवर प्लस पॉइंट्स. इन सब पे वो साथ के साथ हमें जज करते रहते हैं और हमें इंस्टेंटली फीडबैक मिल जाता है कि हमें किस चीज़ में बेटर परफॉर्म करना है और किस चीज़ में हम ऑलरेडी अच्छे हैं. बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. फर्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनर्स. यूजली ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं और मैनेजर्स हैं वही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. दे आर नॉट स्किल्ड ट्रेनर्स और दे आर नॉट प्रोफेशनल इन गिविंग ट्रेनिंग. वो खुद प्रोफेशनल नहीं है ट्रेनिंग में, वो अपनी स्किल्स या अपने जो फील्ड है उसमें स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, बट दे मे नॉट गुड इन गिविंग ट्रेनिंग और दे मे नॉट गुड इन इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल्स टू द एम्प्लॉयज. यूजली दे बिकम इम्पेशेंट बाय आंसरिंग देयर क्वेश्चंस. ट्रेनिंग्स क्योंकि नया काम सीख रहे हैं इसलिए वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जो अनप्रोफेशनल ट्रेनर्स होंगे या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम कर रहे हैं वो उन क्वेश्चन से इरिटेट हो जाते हैं और उनको सही से जवाब नहीं देते हैं. एंड देयर रूटीन फंक्शनिंग इज ऑल्सो डिस्टर्ब, बिकॉज उनको अपना काम भी तो करना है ट्रेनिंग के अलावा. ट्रेनिंग इज एन एडिशनल पार्ट जो उनको देना है. ट्रेनिंग के अलावा उनको अपनी जॉब जो है वो परफॉर्म करनी है, उसमें बीच में प्रॉब्लम्स आनी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं. दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू एम्प्लॉय और हायर एक्सटर्नल ट्रेनर्स टू गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, सो दैट कि इंटरनल जो मैनेजर्स हैं उनकी फंक्शनिंग जो है या उनकी जो स्किल्स हैं वो वेस्ट ना जाएं. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स. एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में हम एक्चुअल वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, new employees or new trainees will work on the machines and they don't have the skills, they do not know the knowledge required for operating that machine. तो जब मशीन को कोई न्यू पर्सन जो है वो हैंडल करेगा तो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ
एक्सीडेंट्स, देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि उनको अभी नहीं आता है और उनको हमने साथ ही के साथ अभी जस्ट उन्होंने ज्वाइन किया है और साथ के साथ ही हमने उनको ये मशीन्स जो कॉम्प्लिकेटेड हैं या जो भी काम उनको नहीं आता है वो करने के लिए दे दिया है, तो वो अच्छे तरीके से अभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस, लॉसेस होने के चांसेस, मिस्टेक्स होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स में। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज रश्ड प्रोसेस। Usually in an organization, employers focuses on their work and they want कि employees जल्दी से जल्दी काम सीख लें और organization में काम करना या उनमें contribute करना start कर दें। Organization didn't spend much time on the base of the employees. न्यू एम्प्लॉयज़ की बेस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, बिकॉज उनको होता है कि वो जल्दी से जल्दी काम सीखे और वो हमारी प्रोडक्शन और फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करे। वी डोंट हैव टू पे देम, हमें उनको ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा पे ना करना पड़े, इसलिए वो जल्दी जल्दी से ये ट्रेनिंग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। इससे उनका काम तो फॉर्मेलिटी के लिए हो जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ट्रेनीज हैं, दे लेफ्ट विद कन्फ्यूजन, दे लेफ्ट विद मेनी डाउट्स, क्योंकि उनको इतना जल्दी में समझ नहीं आता है। वो ट्रेनिंग का प्रोसेस वो जल्दी कंप्लीट कर देते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम से कम आए, बट इट विल नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर, इट विल नॉट गिव अ प्रॉपर नॉलेज टू द एम्प्लॉयज, जिसमें ट्रेनीज का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। सो ऑब्वियस बात है कि आप ट्रेनीज को, आप जो न्यू एम्प्लॉयज हैं उनको अगर आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में स्टार्टिंग में ले जाओगे, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि किस तरह का काम होता है, किस तरह से मशीनरी काम करती है, सो दे विल डू मिस्टेक्स और एरर्स होंगे। उन एरर्स की वजह से हमारे लॉसेस भी इंक्रीज होंगे, उनकी जो एफिशिएंसी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैनेजर्स हैं या जो ट्रेनर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बिकॉज दे हैव टू गिव देयर टाइम, दे हैव टू गिव देयर एफर्ट्स टू ट्रेनिंग पार्ट आल्सो। तो उनकी ट्रेनिंग को दे, सो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ उनकी जो बाकी के काम है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ट्रेनर्स कि उनको काम पे ज़्यादा अपने फोकस करना है या नए एम्प्लॉयज़ को काम सिखाने पे ज़्यादा फोकस करना है। सो इसी बीच एरर्स की पॉसिबिलिटीज, मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेरियस मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्ट वन इज जॉब रोटेशन. Job rotation involves movement of employee from one job to another job so that he can gain knowledge and experience of various jobs. जॉब रोटेशन में हमारा मेन फोकस इस बात पे होता है कि एक ही एम्प्लॉय डिफरेंट एरियाज को जो है वो एक्सप्लोर कर सके। एक मैनेजर बहुत सारी फील्ड्स यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज को, एक्सपीरियंस को सीख सके, इसलिए हम उसकी जॉब रोटेट करते रहते हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर जो बहुत टाइम से परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, नाउ वी आर शिफ्टिंग हिम टू सेल्स डिपार्टमेंट सो दैट ही कैन ऑल्सो लर्न द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो उसकी हम स्किल्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसकी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि कल को अगर हमें ज़रूरत पड़े, अगर सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कम पड़ जाए तो हम उस एम्प्लॉय को वहाँ पे प्रमोट या ट्रांसफ़र कर पाएंगे। यूजली इस मेथड को हम इसलिए अडॉप्ट करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बोर ना हो जाएं या एक ही काम को कर करके वो डीमोटिवेट ना फील करें। देयर आर वेरियस एडवांटेजेस, जैसे कि एलिमिनेट्स बोरडम, क्योंकि वो एक ही रूटीन एक्टिविटी को बार बार करते करते बोर हो जाते हैं, इसलिए हम उनकी जॉब रोटेट कर देते हैं ताकि वो नई स्किल सीख पाएँ, नया काम सीख पाएँ। नेक्स्ट इज एनकरेजेस डेवलपमेंट. As we are rotating him or moving him from one to another job, तो इस तरह से वो different jobs को सीख पाएंगे, एक ही employee different areas में अपने आप को expert कर पाएगा। Give employees a break from daily routines और job duties, जो उनकी job duties regular basis पे चल रही हैं उनसे उनको थोड़ा break मिल जाएगा, क्योंकि monotonous हो जाता है अगर वो एक ही चीज़ के ऊपर बार बार काम करते रहें तो। Then it helps you to identify where employees work best. With the help of job rotation, we can identify that employees का actual interest कहाँ पे है, उनका इंटरेस्ट वाला एरिया कौन सा है, हमें वो चीज़ पता चल जाती है क्योंकि हम उनको डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट टास्क अलॉट कर रहे हैं। एंड इट विल ऑल्सो गिव अस अ बैकअप प्लान इफ अ एम्प्लॉई ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर हमारे सेल्स डिपार्टमेंट या कोई परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई काम छोड़ के चला जाता है तो हम अपने दूसरे एम्प्लॉयज़ को उनकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं।
क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को हर डिपार्टमेंट में या हर टास्क में ट्रेन किया है बाय डूइंग द जॉब रोटेशन। बट देयर आर ऑल्सो डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब रोटेशन, जैसे कि इट कैन बी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज अभी जैसे आपने एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को 2 महीने के लिए एक टास्क दिया, जैसे ही वो उस टास्क में स्पेशलाइज होना शुरू हुआ, आपने उसका काम चेंज कर दिया, आपने उसकी जॉब रोटेशन कर दी। नाउ ही हैज़ टू लर्न न्यू स्किल और न्यू वर्क। तो अब जो टाइम उसने पहले वाले काम करने में लगाया था, सीखने में लगाया था, अब वो दूसरा काम सीखने में लगाएगा, जिससे कि ना वो पहला काम ढंग से कर पाएगा, ना ही वो दूसरा काम में अपना मेन फोकस कर पाएगा। तो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट वेस्ट होगी, और टाइम कंज्यूमिंग एम्प्लॉय के लिए भी हो जाएगा। इट कुड एंड अप विद डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज, मीन्स कि जॉब रोटेट अगर आप उनको बार बार करते रहोगे, देन इट विल इरिटेट द एम्प्लॉयज, क्योंकि वो एक काम को भी सीखते हैं और आप उनको दूसरे काम का बर्डन डाल देते हो और नया काम सीखने को बोल देते हो। इससे जो उनका पेशेंस लेवल है या जो उनका गुस्सा है वो थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड दिस जॉब रोटेशन मेथड विल नॉट फिक्स आर ऑल प्रॉब्लम्स, कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स को इस मेथड के या इस मेथड ऑफ ट्रेनिंग से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। प्लस इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड, क्योंकि जहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए, जहाँ पे हमें ये चाहिए कि एक एम्प्लॉय को अपने एक स्किल में, अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज में एक्सेल करना है, वहाँ पर हम उनकी बार बार जॉब रोटेशन नहीं कर सकते, उनको एक ही काम पे ही फोकस करना पड़ेगा। एंड लास्टली, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा बिजनेस सफ़र करेगा, हमारे बिजनेस के लॉसेस और जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज होंगी। दैट्स वाई जॉब रोटेशन इज नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स और ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट मेथड इज कोचिंग. कोचिंग इज अ मेथड ऑफ गिविंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज बाय गिविंग देम अ कोच, कि हम उनको एक इंस्ट्रक्टर और एक कोच प्रोवाइड कर देते हैं, एंड दैट कोच विल हेल्प हिम और गाइड हिम इन ऑल द वर्क। कोई भी काम उनको करना है, कोई भी चीज़ें उनको करनी है जो उनको ऑर्गेनाइजेशन में या फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमने उनको एक कोच प्रोवाइड कर दिया है, एक इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया है जो उनकी इन सारी चीज़ों को गाइड करेगा। बिकॉज फॉर एन एम्प्लॉय इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बोथ। सो प्रैक्टिकल नॉलेज तो अदर मेथड से हमें मिल जाती है, बट थ्योरेटिकल पार्ट के लिए हमें एक कोच और ट्रेनर को जो है अपॉइंट करना पड़ता है, ताकि एम्प्लॉयज उस थ्योरेटिकल यानी कि बेस को भी सीख पाए। इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉय और एन कोच, कि कोच और एम्प्लॉयज के बीच में एक वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो जाता है, और कोच उनको टाइमली गाइड भी करते हैं और उनको इंस्टेंट फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर मैथड विच इज कॉल्ड मेंटोरिंग. कोचिंग एंड मेंटोरिंग जो है वो सिमिलर टर्म्स हैं, जहाँ पे उनको एक कोच और मेंटोर जो है हमने प्रोवाइड करा है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मेंटोरिंग एंड कोचिंग, विच इज कि मेंटोरिंग का जो मेन फोकस होता है दैट इज टू डेवलप अ पर्सनल रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज, कि हम उनको पर्सनली गाइड करते हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है, हर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंगली मेंटोर अपनी टीचिंग के वे या अपनी ट्रेनिंग का जो तरीका है वो एडजस्ट करता है। Coaching in a business environment involves helping employees in learning professional skills in the area of their job, कि उनकी जॉब के एरिया में वो प्रोफेशनल स्किल्स सीख पाएं, इसका मेन फोकस होता है कोचिंग में। एंड इट इज often a one to one relationship. And on the other hand, mentoring is a process of using specialized or talent of a mentor in guiding employees, कि वहाँ पे मेंटोर जो है वो अपनी पर्सनल स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं उसकी मदद से वो एम्प्लॉयज़ में स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करता है। इट इन्वॉल्व्स गाइडिंग एम्प्लॉयज़, प्रोवाइडिंग देम प्रैग्मेटिक एडवाइसेस एंड continuing support that will help them in their learning. यहाँ पे वो वन टू वन रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और अपने टीचिंग के वे को पर्सनलाइज्ड करते हैं, और उनकी जो और अदर प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि एक पर्सन, एक एम्प्लॉय की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या जो वो इंडिविजुअली फेस कर रहा है काम सीखने में, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोचिंग वर्सेस मेंटोरिंग में फर्स्ट डिफरेंस है मेजर परफॉर्मेंस। कोचिंग में आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हो, और एक कोच के अंडर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, उन सब की परफॉर्मेंस को वो मेजर करते हैं स्टैंडर्ड तरीके से। नेक्स्ट इज कोच ड्राइव्स द रिलेशनशिप एंड इट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है कि वो आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे, इसी तरह से आपको ट्रेन करेंगे,
कोई भी ट्रेनी आए, कोई भी नया एम्प्लॉय आए, उसको इसी तरह से गाइड किया जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड, mentoring does not measure performance. They drives the relationship and it can be personalized. वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और ट्रेनी के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करते हैं. नेक्स्ट जो मेथड है ट्रेनिंग का, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कोचिंग एंड मेंटोरिंग, एंड इट इज कॉल्ड काउंसलिंग. काउंसलिंग में काउंसलर्स उनको एडवाइस करते हैं उनके इश्यूज के साथ डील करने के लिए. Counselings usually involved helping the employees in solving their psychological, personal or any kind of health issues which they are facing while doing the job. कि एक जॉब को करने में उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनकी साइकोलॉजी से रिलेटेड, या उनकी कोई पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं काउंसलिंग में. इट इज़ नॉट अ सेपरेट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, मतलब अलग से कोई काउंसलिंग हम 2-3 मंथ्स की नहीं करते हैं. काउंसलर्स ऑर्गेनाइजेशन में यूजली होते हैं जब भी किसी एम्प्लॉई को काउंसलिंग की नीड है, या हमें ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसको कोई स्ट्रेस है, उसको कोई एंग्जाइटी इशू है, या उसकी परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्मेंस से डाउन हो गई है, तो उसके रीजंस फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी काउंसलिंग करवा देते हैं, ताकि काउंसलर की गाइडेंस की मदद से वो अपने इश्यूज को सॉल्व कर सके. एंड द नेक्स्ट टर्म इज कंसल्टिंग. कंसल्टिंग मीन्स कि कंसल्ट करना टू द एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने एरियाज में, तो एम्प्लॉयज़ को उनके साथ मीटिंग फिक्स करना, एम्प्लॉयज़ को उनके साथ कंसल्ट करवाना भी एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, इन विच दे गेट एक्सपर्ट एडवाइस कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी आपको आ रही हैं ट्रेनिंग में वाइल डूइंग द जॉब, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो. सो काउंसलिंग और कंसल्टिंग में मेन डिफरेंस ये है दैट काउंसलिंग यूजुअली रिलेटेड टू हेल्थ और मेंटल इश्यूज, कि आप अपने इश्यूज को, पर्सनल, मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को कैसे हैंडल कर सकते हो. एंड ऑन द अदर हैंड कंसल्टिंग जो है, इट इज रिलेटेड टू टेक्निकल पार्ट ऑफ द जॉब, कि जॉब को करते टाइम जो ट्रिक्स जो हैं या टेक्निक्स यूज हो रही हैं, उसमें वो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं, उनको उस चीज़ को अप्लाई करने में हेल्प करते हैं. सो दीज 4 मेथड्स, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग एंड मेंटोरिंग, ये एक तरह से रिलेटेड टर्म्स हैं जिसमें एक एक्सपर्ट होता है, जिसमें एक इंस्ट्रक्टर होता है या कोच होता है जो एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है. बट ऑन विच टॉपिक उनको गाइड करना है, या उनको प्रॉब्लम साथ के साथ बतानी है, या सिर्फ एडवाइस प्रोवाइड करनी है, उसी के बेसिस पे इनसे हम कैटेगराइज, उसी के बेसिस पे हम इन मेथड्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. नेक्स्ट मेथड इज कमेटी असाइनमेंट्स. Under this method, the trainees are made members of the different committees, and those committees take up the different real life situations or problems and do the brainstorming session or will give the different solutions. कि एक कमेटी हम बनाएंगे, या डिफरेंट कमेटीज ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी होती हैं, हम जिन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहते हैं या जिन एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, उनको उन कमेटीज़ का पार्ट बनाएंगे, and we will give those committees a different problems or solutions so that कि वो trainees या वो members उस प्रॉब्लम के ऊपर सोच सके और एनालाइज कर सके और उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो एडवाइस कर सके. Assigning talented employees to important committees will give best solutions to ourselves also, और employees की ट्रेनिंग में भी वो हेल्प करेगा, क्योंकि हमने उनकी टैलेंट को अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व किया है, प्लस हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो टैलेंटेड लोगों से आइडियाज मिल रहे हैं, तो हमें भी ये बेनिफिट होगा. सो दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग विल डेवलप टीम स्पिरिट एंड हेल्प द एम्प्लॉयज टू वर्क इन अ ग्रुप, कि वो यूनिटी में, ग्रुप में कैसे काम कर सकते हैं, उस चीज़ को हम इस मेथड ऑफ ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज को सिखा सकते हैं. मीन्स कि ट्रेनिंग में सिर्फ टेक्निकल पार्ट्स ही वो नहीं सीखेंगे, बिल्डिंग ग्रुप रिलेशंस जो है फॉर्म करना, वो भी इस ट्रेनिंग्स के थ्रू हम सिखा सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज ई लर्निंग. नाउ दैट वी नो कि आजकल का जो भी टाइम पीरियड है वो सारा ही इलेक्ट्रॉनिक हो गया है. इट मीन्स कि हम ट्रेनिंग और एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. ई लर्निंग मेनली रिलाइज ऑन ऑनलाइन वीडियोज, टेस्ट और कोर्सेज टू डिलीवर एम्प्लॉयज अ ट्रेनिंग पार्ट. ये जो पार्ट है ट्रेनिंग का, वो उनके ऑन द जॉब भी हो सकता है, यानी कि जब वो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तब भी वो उसका एक्सेस ले सकते हैं, या फिर वो अपने घर बैठ के भी अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ ये सारे ऑनलाइन वीडियोस, लेक्चर्स जो भी हमने उनको प्रोवाइड करे हैं,
फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग उनको यूज कर सकते हैं. दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन एम्प्लॉयज एट लार्ज नंबर. ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको हम ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनको ट्रेन कर सकते हैं, एंड उससे हमारी जो रेगुलर फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी की मदद से ये लर्निंग पार्ट या ट्रेनिंग पार्ट जो है वो आफ्टर वर्किंग आवर्स भी कर सकते हैं. 9 to 5 अगर उनकी जॉब है तो आफ्टर 5 वो उनको हम ट्रेनिंग का सेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये घर बैठ के भी हो सकता है. So nowadays e-learning is one of the easiest and most popular method of giving training to employees, और हम इसमें उनको नई चीज़ें सिखा सकते हैं with the help of smartphones और internet facilities. Next method is job instruction training यानी कि JIT method. This is a structured training method. Step by step means कि हम ट्रेनिंग को different parts में divide कर लेते हैं और उसके accordingly step by step हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. In this type of training usually there are 2 or more trainers are involved, क्योंकि एक ही ट्रेनर से हम सारे स्टेप नहीं करवाएंगे. डिफरेंट ट्रेनर्स जो अपने अपने एरिया में एक्सपर्टाइज हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उनको टास्क देंगे, उनके अकॉर्डिंगली ही हम उनको ट्रेनीज अलॉट करेंगे कि आपको ट्रेनी के इस एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 इंस्ट्रक्टर्स A, B, C and D एंड दे ऑल हैव टू ट्रेन द एम्प्लॉयज. तो ट्रेनीज बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रेनर्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर जॉब अलॉट कर देंगे कि आपने ट्रेनीज को ये पर्टिकुलर जॉब जो है वो सिखानी है या इसमें गाइड करना है. जैसे कि ट्रेनर ए विल प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ द जॉब, यानी कि उस जॉब में क्या क्या आएगा. जैसे कि ट्रेनी को ये एक्सप्लेन करना कि आपको मार्केटिंग की जॉब दी जा रही है और उस मार्केटिंग की जॉब में ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है. नेक्स्ट ट्रेनर बी will guide them और will explain them कि practically उस जॉब को कैसे परफॉर्म करना है या परफॉर्म करके दिखाएगा. बी ने आपको ये बताना है एम्प्लॉय को कि ये मार्केटिंग की जॉब में हमने करना कैसे है, काम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लाई करना है, अपनी नॉलेज को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस चीज़ को ट्रेनर बी बताएगा. एंड देन ट्रेनर सी विल ऑब्जर्व हाउ द एम्प्लॉय यूज हिज नॉलेज टू डू दैट जॉब. कि अब ट्रेनर सी का रोल आता है और उसका ये मेन फोकस होगा ये देखना कि ट्रेनीज जो हैं वो उस टेक्निक को जो उनको ट्रेनर बी ने सिखाई है वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अपनी नॉलेज उसमें कैसे ऐड करते हैं या अपने अकॉर्डिंगली कैसे इनिशिएटिव लेते हैं. इस चीज़ को ट्रेनर सी ऑब्जर्व करेगा. एंड आफ्टर दैट ट्रेनर डी विल परफॉर्म द फीडबैक पार्ट, कि उनको कांस्टेंट फीडबैक देना और इन केस इफ दे नीड हेल्प तो उसमें उनको हेल्प करना कि आपने ये किया है और उसमें ये मिस्टेक्स हैं, आप इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो. सो इन दिस वे 4 इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से उनके काम को चेक कर रहे हैं और उनके काम को सिखा रहे हैं. ज़्यादा भी हो सकते हैं ट्रेनर्स, कम भी हो सकते हैं, बट मेन फोकस इसमें हमारा इसी बात पे होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से सिखाया जाए स्टेप बाय स्टेप. दैट्स वाई कि हम एक से ज़्यादा ट्रेनर्स या काम को या ट्रेनिंग को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. नेक्स्ट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. This type of training involves imparting knowledge and skills in a particular trade or craft, यानी कि टूल मेकिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिशियन, रिपेयर्स, इस तरह की जॉब्स में ये ट्रेनिंग जो है वो यूज़ की जाती है. Apprenticeship training is desirable in all those organizations where there is a constant demand of new employees having expert knowledge or all-round knowledge of a particular craft. कि एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को उस पर्टिकुलर काम को करने की नॉलेज आती हो और उस तरह के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टेंटली होती है. फॉर एग्जाम्पल जॉब्स लाइक प्रिंटिंग ट्रेड, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग की जॉब्स, इलेक्ट्रिशियंस जॉब्स, इस तरह की जॉब्स में हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है. तो यहाँ पे हम जैसे ही नए एम्प्लॉय को हायर करते हैं उनको हम 1-2 महीना जो है इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, सो दैट कि वो भी ये स्किल सीख जाएं, इस तरह के काम करने की जो क्राफ्टमैनशिप है वो भी उनको आ जाए. Under this training, the trainee is placed under the supervision of an expert and who imparts him the necessary skills and knowledge. और इसमें ट्रेनिंग का ये बेनिफिट है that he will get stipend for this training,
कि वो काम सीखते सीखते उसको हम सैलरी भी देंगे जिसको हम बोलते हैं स्टाइपेंड, बिकॉज वो नॉर्मल जो वेज रेट होता है या नॉर्मल जो मार्केट में सैलरी चल रही है उससे कम होता है, बिकॉज वो आपका ट्रेनिंग पार्ट है, बट उनको अपनी नेसेसिटीज वो अपनी फुलफिल कर सके इसलिए उनको हम स्टाइपेंड जो है इसमें पे करते हैं, यानी कि लर्निंग एंड ट्रेनिंग विथ पेमेंट जो है वो ट्रेनिंग को मिलती है। नेक्स्ट मेथड इज अंडर स्टडी. Understudy is basically the person who replaces any staff in their absence. Understudy is the training process in which superior instructs the employees and guide them and consider them as an understudy. Understudy में हम employees को इस तरह से train करते हैं ताकि अगर मेन एम्प्लॉय यानी कि जो एम्प्लॉयर हेड है वो अगर काम छोड़ के चले जाते हैं या फिर उनको हमने रिप्लेस करना है तो हम अपने ट्रेनीज को यानी कि एम्प्लॉयज को उसकी जगह पे रिप्लेस कर सके। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग यूजली यूज फॉर द प्रमोशन पर्पसेस, कि हम उनको प्रमोट कर सके, हम उनको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सके, इसलिए हम उनको अभी ट्रेन कर रहे हैं अंडर स्टडी के प्रोसेस के थ्रू। The staff learns new things or new skills by observing the seniors and experiences the day-to-day operations. वो अपने सीनियर्स को डेली के जॉब्स करते हुए ऑब्जर्व करते हैं ताकि कल को उनको भी उनकी पोजीशन पे प्रमोट किया जा सके। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग और दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स, इवन कि जैसे गवर्नमेंट बैंक्स में होता है, आपने इनिशियली एज अ क्लर्क ज्वाइन करा है, उसके बाद आप क्लर्क से ऑफिसर की पोजीशन पे या मैनेजर की पोजीशन पे प्रमोट हो सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू क्लियर द एग्जाम्स, फॉर दैट यू हैव टू गेट सम ट्रेनिंग। तो वो जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो जो आप एग्जाम्स क्लियर करोगे और एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे, दैट टाइप ऑफ स्टडी और दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड एज अंडर स्टडी, क्योंकि उसके बेसिस पे हम आपको हायर पोजीशन पे प्रमोट कर सकेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स, उनकी क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और अकॉर्डिंग टू द जॉब, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रेनिंग मैथड्स जो है वो चूज करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर मैथड अप्लाई नहीं हो सकता और हर मैथड को हम हर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जॉब की नेसेसिटीज या जॉब की रिक्वायरमेंट को देखने के बाद ही हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और on the job training is one of the important method of train our employees in an organization. So if you like this video, you can hit the like button, and if there is any query you can write it in the comment box. Thank you.